हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर हिंदी का सष्टम प्रश्न पत्र सन 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 का सभी सनों के पेपर एक ही वीडियो में, ताकि आपको जगह जगह जाकर अलग अलग वीडियोस ना देखने पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं 2016 का पेपर। आज हम देखेंगे 2016 का पहला प्रश्न पत्र, यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं 2016 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो उसके अंतर्गत हिंदी का जो हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय से। पहला है सुगम शब्द का विलोम क्या होगा। तो सुगम शब्द का विलोम क्या होगा, ये जो है वो दुर्गम होगा। अगला प्रश्न 2 देखते हैं। 5 बहुविकल्पी टोटल हमारे यहाँ पर आते हैं। अगला प्रश्न 2 है रविंद्राहा शब्द में संधि जो है वो कौन सी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ई और ई मिलकर बड़ी ई बना रहा है, यानी कि रविंद्राहा में जो है वो दीर्घ संधि जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 है जयशंकर प्रसाद की रचना जो है इनमें से कौन सी है। तो रचनाओं पर तो हम आपको ऑलरेडी एक से एक बेहतरीन ट्रिक से बता चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर, या तो अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने कवि रचनाओं की, उसमें जाकर देख सकते हैं। उसको आप कभी नहीं भूलेंगे यदि आप एक बार देख लेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की रचना इन ऑप्शन में से जो है वो ऑप्शन आ कामायनी जो है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न 4 है दुर्बल को न सताइए चाकी मोटी हाय उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। बहुत ही फेमस लाइन है, तो ये जो है वो कबीर दास की लाइनें हैं। अगला प्रश्न 5 है दमक का तुकांत शब्द क्या है। तुकांत सबसे पहले समझिए क्या होता है। देखते हैं कभी कभी लास्ट में वर्ड राइमिंग वाले होते हैं कि आना जाना इस टाइप से, तो दमक का तुकांत शब्द होगा धमक। धमक धमक इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। 5 बहुविकल्पी समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको 4th सेमेस्टर के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। प्रश्न है अति लघु का प्रश्न 6 प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यदि आपको ध्यान होगा तो यह प्रश्न आपके बीटीसी के लेवल पर इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न 7 है निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो खग जो है उसका समानार्थी हो जाएगा पक्षी, और धरती का पर्यायवाची कह लीजिए, क्योंकि वो भी एक समानार्थी दर्शाता है। तो समानार्थी शब्द जो है वो वसुधा हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 है सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है कमल के समान। अगला प्रश्न 9 है तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो ये जो है वो नरसिंह दास था। अगला प्रश्न 10 है हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो बहुत सी विधाएं होती हैं, कहानी, नाटक, इसके अलावा उपन्यास। तो आपको कोई भी 2 लिखनी है तो आप ये 2 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 11 है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो तडागाहा का अर्थ होता है तालाब, और नृपाहा का अर्थ होता है राजा। तो ये दोनों जो है वो अर्थ हो जाएंगे। बढ़ते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका 12 विसर्ग एवं अनुस्वार की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुस्वार होता क्या है। तो अनुस्वार के बारे में बात करें तो ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। यहाँ पर चिन्ह भी दिया हुआ है। स्वर जो है वो वर्ड के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि रंग में आप यहाँ पर देख रहे हैं लगी हुई है बिंदी, भंग, हंस, कंत, वंश आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यदि इसका प्रयोग 5 वर्ण अक्षरों के पूर्व होता हो तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण के समान ही होगा। तो ये बात हुई अनुस्वार के बारे में। बात करें विसर्ग के बारे में तो यहाँ पर दे रखा है इसका चिन्ह। बात करें इसके बारे में तो ये भी स्वतंत्र वर्ण ना होकर वर्णों के चिन्ह हैं, जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात होते हैं। जो कि रा यहाँ पर आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है, या शा जो है आप देख रहे हैं इसमें हलंत लगा हुआ है, उसका रूपांतर मात्र है। जिस स्वर के पश्चात इसका प्रयोग है तो उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल जो है वो प्रदान होता है, जैसे कि बालकाहा, रामाहा, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न
13 की तरफ प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। रचनाएं मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ऑलरेडी जो है आपको ट्रिक से बता चुका हूँ, उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो न केवल आपके बीटीसी 4 सेमेस्टर के लिए अपितु जो टेट आप देने वाले हैं, सीटेट देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख नाटकों में ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, अजात शत्रु, कामना, सज्जन, जन्मेजय का, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, करुणालय, ये सभी जो है वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न है आपका कि सूरदास अथवा कबीरदास का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि एक जीवनी आने की पूरी संभावना है आपके कोर्स में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सूरदास अथवा कबीरदास, यानी कि दोनों में से कोई आपको एक लिखनी है। और हिंदी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी जैसे पहले वाले सेमेस्टर में जो है वो बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दोबारा बताकर टाइम वेस्ट आपका नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ की, जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या होता है। जीवनी की बात करें तो किसी कवि या लेखक का जन्म कहाँ और किस परिवार में कब हुआ है तथा उसकी शिक्षा प्राप्ति के उपरांत उसने हिंदी साहित्य के लिए क्या योगदान दिया है, अर्थात उसकी रचनाओं आदि का विवरण, साथ ही हिंदी साहित्य सेवा से प्राप्त उपाधियों आदि का विवरण, ये सभी जो है इसमें आ जाता है। इसके उपरांत हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु स्थान और अंत में देहावसान कब हुआ है, उपरोक्त वर्णन जो है वो जीवनी के अंतर्गत आता है। यानी कि जन्म के बारे में उनकी जो साहित्यिक सारी कृतियां हैं उसके बारे में, उपाधियां, और उसके बाद जो है वो मृत्यु, तो ये सभी जो है हम जीवनी में देखते हैं। आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा में किसी साहित्यकार द्वारा स्वयं किसी विशेष विषय पर लिखा विवरण जिसके अंतर्गत अपने जीवन पर आधारित घटना विशेष का वर्णन होता है। तो एक लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवन पर आधारित घटना विशेष का वर्णन, तो दोनों में यही जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 की तरफ। पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो क्या हो जाएगा, अपठत, अपठताम और अपठन, ये जो है वो एक वचन में, ये द्विवचन में और ये बहुवचन में। अगला प्रश्न 17 देखते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो ये जो है वो दे रखा है, इसका जो है आपको भाव स्पष्ट करना है, यह कह सकते हैं अर्थ जो है वो बताना है। तो बात करते हैं अर्थ की। तो कवि रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि यदि मोती का पानी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उसका आब या कांति, कांति मतलब होती है उसकी चमक, चली गई तो वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी यानी कि आत्मसम्मान चला गया तो वह प्रतिष्ठाहीन मनुष्य दो कौड़ी का भी नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में से पानी यानी कि जल जाता है तो चूना भी बेकार हो जाता है। तो दोनों का कंपैरिजन करके जो है इन्होंने बताया है। काफ़ी अच्छी पंक्तियां हैं और यही पंक्तियां आपकी अलंकार में उदाहरण के रूप में भी देखने को मिलती हैं। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछता हूं, तो आपको ये बताना है कि ये जो पंक्तियां दे रखी हैं ये किस अलंकार का उदाहरण है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न नंबर 18 पर। प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रधानाध्यापक हो जाएगा प्रधान प्लस अध्यापक और इत्यादि का हो जाएगा इति प्लस आदि। ये हम आपको यूपी टेट में बता भी चुके हैं, जहाँ पर हम एग्जाम पॉइंट की बात कर रहे थे। तो इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप अवश्य पूछिए, मैं उसे कमेंट या अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आज हम देखेंगे हिंदी का बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर का सन 2017 का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न है आपका, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है। तो जितनी भी रचनाएं हैं कवियों की उन सभी को हम ट्रिक से बात कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको कवि रचनाएं नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जीके वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर हमने एक से एक बेहतरीन ट्रिक से आपको याद करने को बताया है। तो पुरस्कार जो है वो जयशंकर प्रसाद के जो है वो रचना है। अगला है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो यदि आप इसको तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उप प्लस कार। और देखिए यहाँ पर कार जो है वो प्रत्यय हो जाएगा, यानी प्रति और उप जो है आपके दो जो है वो उपसर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बा जो है आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो कौन सा समास है, देखिए रेखांकित का आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा से अंकित। तो रेखा से अंकित में देखिए आप से विभक्ति आ रही है तो उस आधार पर आप कह सकते हैं आपका जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न है आपका कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है वाक्य किस प्रकार का है। 4 ऑप्शन है, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेशवाचक और विधानवाचक। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में से कोई नहीं है। यहाँ पर उत्तर देखिए सा दे रखा है जो कि संदेशवाचक है। संदेशवाचक जो है ये नहीं होगा, ये जो है वो मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये संदेहवाचक होता है। संदेशवाचक आपका कोई भी वाक्य का प्रकार ही नहीं होता है। तो शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है तो ये जो है वो संदेहवाचक वाक्य होता है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग जो है वो हो गई है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो वाक्य हैं उनके जो प्रकार बांटे गए या भेद बांटे गए वो 2 आधार पर बांटे गए हैं। एक आपका अर्थ के आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर। तो उसके अंतर्गत जो अर्थ के आधार पर बांटे गए हैं उसमें जो है आपके 8 जो है वो प्रकार आते हैं। उन 8 प्रकारों में ही जो है आपका यह संदेहवाचक वाक्य आता है। कौन कौन से 8 आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पहला आता है आपका विधानवाचक वाक्य, दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आता है प्रश्नवाचक, चौथा आता है विस्मयादिवाचक, 5वां आता है आज्ञावाचक, 6ठा आता है इच्छावाचक, 7वां आता है संकेतवाचक और 8वां आता है संदेहवाचक। लास्ट वाला मैंने आपको लिख के बताया। अगला और लास्ट बहुविकल्पी आपका शुद्धवर्तनी वाला शब्द का चयन इसमें करना है। तो उपयुक्त कैसे लिखा जाता है आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बा जो है आपका सही हो जाएगा। तो सारे बहुविकल्पी हमारे जो है वो 5 ही आते हैं, समाप्त होते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, फटी न जाके पाँव बेवाई सो का जाने पीर पराई। इस कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जिसके पैरों में किवाई यानी कि दरार हो जाती है और इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को कोई अन्य जो है वो समझ नहीं पाता है, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य जो है वो नहीं समझ पाता है। तो ये जो है इसका एक्चुअल में अर्थ होता है। अगला है 7वां, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि जहाँ एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, इसीलिए जो है आपका ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यही आगे लिखा है, इसमें 4 वर्ण 1 से अधिक बार आया है। और भी बहुत से इसके उदाहरण होते हैं, जैसे कि जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। तो यहाँ पर जा आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। अगला है प्रश्न 8, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति, इन सभी के जो है वो विलोम बताने हैं। तो आकर्षण का जो है वो प्रतिकर्षण विलोम होता है। कृतज्ञ का यहाँ पर आकृतज्ञ लिखा है, ये गलत लिखा है, आकृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ता आदि घा और ना जो है ये जो है वो कृतज्ञ का विलोम होता है। देखिए कृतज्ञ का अर्थ बात करें तो होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ का अर्थ जो होता है उपकार ना मानने वाला। तो ये जो है वो इसका सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मिसप्रिंटिंग हम इससे पहले भी सेट में देख चुके हैं। जागृत के विलोम की बात करें तो सुसुप्त होता है, मुक्ति के विलोम की बात करें तो बंधन हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 है, जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो ये जो है वो स्वयंभू होता है। अगला है छा, संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो ये जो है वो का और साथ में इसमें नीचे हलंत भी लगा रहता है। इस प्रकार जो है वो का और साथ में हलंत और साथ में ये वाला शा, तो ये मिलकर जो है वो छा जो है वो बनाता है।
तो ध्यान रखिएगा, छत्र, ज्ञा और श्रा, ये चारों जो हैं आपके जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो होते हैं, और इन चारों का ही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किससे मिलकर बने हैं। तो मैं आपको चारों ही बता देता हूँ। छा हमने देख लिया। त्रा की बात करें तो ये जो है वो ता, हलंत और रा से जो है वो मिलकर बना होता है। इसके अलावा ज्ञा की बात करें तो ये जो है वो जा, उसमें हलंत और इया, ये जो है इससे मिलकर बना होता है। इसके अलावा स्रा की बात करें तो ये जो है वो शा, उसमें हलंत और रा से जो है वो मिलकर बना होता है। तो ये चारों ही जो है वो छत्र, ज्ञा और स्रा, ये चार आपके हो जाएंगे संयुक्त वर्ण। अगला और लास्ट अतिलघु है 11। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो पा हलंत वाला प्लस बड़ा आ, फिर प्लस रा हलंत, फिर छोटा आ, फिर ला, औ, का, ई, का, आ। मतलब आप देख रहे हैं जो पारलौकिक में जितने भी वर्णों से मिला है उन सभी को आपने केवल और केवल अलग अलग कर दिया सिंपल तरीके से। तो सभी हमारे अतिलघु समाप्त होते हैं। हम बढ़ते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इससे पहले लघु प्रश्न पढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4th सेमेस्टर के वीडियो प्रोवाइड कर सकें। प्रश्न नंबर 12 है आपका, भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य लिखिए। तो भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। वाचन पढ़ने के उद्देश्य की बात करें, क्योंकि लिखा है किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य लिखिए। तो वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है, अर्थ ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि बालक पाठ पढ़कर जो भाव है उनको समझ सके, आत्मसात किए गए जो विषय होता है उसको बालक दूसरों को भी समझा सके, इस प्रकार की योग्यता भी उत्पन्न करना। तो ये जो है आपका पढ़ने संबंधित जो है वो उद्देश्य हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा था ना, केवल कोई भी 2 कौशल के बारे में या उनके 2 कौशल के उद्देश्य के बारे में लिखिए। तो वाचन के बारे में हो गया। अब लिखने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना, शुद्ध वर्तनी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास, व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने की क्षमता। तो ये सभी नॉर्मली हैं, आप अपने आप से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 13 है, भाषा शिक्षण में वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वाचन क्या होता है, ये एक प्रकार की कला है और वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता भी होती है। वाचन की योग्यता न रखने में व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता है। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियाँ, लेख, उपन्यास मनुष्य का जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णतः आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। तो वाचन को आप इस प्रकार से जो है वो उसका जो महत्व है, उसका जो उद्देश्य है वो जो है वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न 14 है, कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी और कॉमा आगरा, मान्यवर निवेदन है कि मैं बेसिक विद्यालय डैश की कक्षा 4 का छात्र हूँ। यहाँ कक्षा बालकों के बैठने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। कक्षाएं कम होने के कारण हमें कभी ऊंची कक्षों के छात्रों के साथ बैठा दिया जाता है तो कभी नीची कक्षा के विद्यार्थियों के साथ, कभी कभी तो खुले मैदान में भी कक्षा लगाई जाती है। इस टाइप से मैंने आपको इंग्लिश में बताया था। एक पैराग्राफ खत्म हो गया। फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान देकर कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक करवाने की कृपा करें। यहाँ पर सादर प्रार्थी अजय सिंह, इस टाइप से जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 देखते हैं, यथाविधि त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए जो प्रयुक्त समास उनके नाम भी लिखने हैं आपको। तो यथाविधि में समास विग्रह करेंगे तो विधि के अनुसार और अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये यथा जो लगा है ये पहचान ही दर्शाता है अव्ययी भाव को। आपको इस प्रकार देखने को मिले तो आप अव्ययी भाव जो है वो लगा देंगे। अगला है त्रिफला, 3 फलों का समाहार, तो संख्या को दर्शा रहा है 3 संख्या, तो द्विगु समास आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है ये यहाँ पर समास विग्रह किया गया है जो कि गलत है। कर्मधारय समास होता ही नहीं है शीतोष्ण आपका। शीतोष्ण का समास विग्रह होता है आपका शीत या उष्ण, इस प्रकार जो है आपका होता है। और शीत या उष्ण या ये या और ये सभी जो है वो आपके द्वंद्व समास में आते हैं, यानी कि ये आपका जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण। अगला बात करें चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला तत्पुरुष समास इसमें लिखा हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं आपका गलत है, क्योंकि
आपका बहुब्रीहि समास का यदि कोई उदाहरण है तो तत्पुरुष समास की तुलना में उसे जो है वो नहीं माना जाता है। चक्रधर हम कहते हैं किसको? विष्णु भगवान को, यानी कि चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका आएगा बहुब्रीहि समास में। तो देखिए सभी वीडियो में जैसे हम आपसे प्रश्न पूछते हैं एक ना एक, तो इस वीडियो के इन दोनों के आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि आपके अनुसार इन दोनों का समास कौन सा होना चाहिए, वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। मेरे अनुसार जो होगा वो मैंने दोनों ही आपको बता दिए। बाकी आपको क्या लगता है? आपको लगता है कर्मधारय या तत्पुरुष सही है, या जो मैंने बताया वो सही है, या कोई और लगता है? तो सभी कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 की तरफ। कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। तो पाठ योजना आप लेसन प्लान बहुत बनाते हैं, तो वो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। प्रश्न अगला है 17, पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है? उदाहरण बताइए। तो पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनमें विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी जो है वो पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। और यही पुनर्बलन जब आपने क्रिया प्रसूत का जो अनुबंधन का सिद्धांत था स्किनर का, वहाँ पर भी देखा होगा, वहाँ पर उनका जो प्रयोग था उसमें जो है ये पुनर्बलन आया भी था। और ये दो प्रकार के होते हैं बाल विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 18 है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहला है पुस्तक समर्पण की, फिर है उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तीसरा है सभा में विरोध प्रकट किया गया, और चौथा है मेरे को बाजार जाना है। तो सबसे पहले पुस्तक समर्पण की का शुद्ध वाक्य हो जाएगा पुस्तक समर्पित की। दूसरा देखें उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो दर्जा की जगह क्या आ जाएगा? स्तर वर्ड आ जाएगा, यानी कि उनका रहन सहन का स्तर जो है वो ऊंचा है। तीसरे सेंटेंस की बात करें तो सभा में विरोध प्रकट किया गया, इसका क्या हो जाएगा? सभा में विरोध हुआ। और लास्ट है आपका सेंटेंस मेरे को बाजार जाना है, और इसका शुद्ध क्या होगा? मुझे बाजार जाना है। तो इसी के साथ हमारा हिंदी का कंप्लीट सेट जो है वो हो गया है। अति लघु, बहुविकल्पी है और उसके साथ साथ लघु, सभी प्रश्नों को हमने शामिल कर लिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसे 4th सेमेस्टर के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखेंगे हिंदी का सन 2018 का BTC D.Ed 4th सेमेस्टर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न है मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? 4 ऑप्शन है आपके, माघ, भारवी, कालिदास या भास। तो मेघदूत जो है वो काफ़ी फेमस है, रचनाकार जो है इसके कालिदास हैं। आपका ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 है सूर्योदय में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन है, गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार संधि या वृद्धि संधि। तो सूर्योदय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। यहाँ पर यदि आप रूल देखेंगे तो छोटा आ प्लस ऊ मिलकर जो है वो ओ बना रहा है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं यहाँ पर संधि जो है वो कौन सी हो जाएगी? गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर आ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 देखते हैं, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ या द्विपाद। अव्ययी भाव समास जो है उसका उदाहरण बताना है। तो सही कौन सा होगा हमारा? सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि प्रत्येक। प्रत्येक का जब आप समास विग्रह करते हैं तो आपका बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जिससे कि हर एक इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। बात करें अगले प्रश्न 4 की, अशुद्ध शब्द की जो है आपको पहचान करनी है। 4 यहाँ पर शब्द लिखे हैं, प्रभु लिखा है, प्रणाम लिखा है, प्रतिष्ठा लिखा है, प्रकांड लिखा है। आपको ये इसमें बताना है कि कौन सा जो है या वर्तनी जो है किसकी जो है इसमें अशुद्ध है। आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है ए ऑप्शन में आपका जो प्रभु लिखा है यहाँ पर भा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, जबकि आपकी छोटे ऊ की मात्रा लगती है। तो यही आपका जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं अगला और लास्ट बहुविकल्पी 5, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आशीर्वाद लिखा है, आपको बताना है कि किस प्रकार से आशीर्वाद
लिखा जाता है। काफ़ी बार जो है आशीर्वाद कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है, तो इसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर द वाला, आशीर्वाद जो है इस टाइप से लिखा जाता है। कवयित्री भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उसको भी लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात करते हैं अब अति लघु की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकें। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतनी स्पीड में हम आपको 4th सेमेस्टर के सभी पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। प्रश्न 6 हमारा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, ये वाक्य जो है किस कारक का है, यानी कि ये वाक्य जो है किस कारक है। तो आपको इसमें कारक बताना है। तो इस वाक्य में जो है वो पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। और यदि आप कारक की बात करें यानी कि कौन सा होगा, तो आप पंचमी विभक्ति से कारक देखेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग जो है आपका कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 देखते हैं। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द जो है आपको लिखने हैं। तो 4 पर्यायवाची शब्द कोई भी आप लिख सकते हैं। फूल होता है, कुसुम होता है, प्रसून होता है और सुमन भी होता है। तो ये आपके जो है वो पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न 8 है आपका, संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के जो है वो विलोम शब्द लिखने हैं। सभी के आपको अपोजिट बताने हैं। तो संधि का आपका विलोम होता है विच्छेद, सुगम का विलोम होता है आपका दुर्गम, सूक्ष्म का विलोम होता है आपका स्थूल, स्वतंत्र का आपका विलोम होता है परतंत्र। तो ये सभी इसके विलोम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद जो है आपको करना है। तो नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका जो है वो नय प्लस एन हो जाएगा और यही मिलकर नयन बना देगा। और इसी प्रकार नायक जो है इसका आप करेंगे तो नय प्लस यक हो जाएगा, ये जो है वो नायक बना देगा। और यहीं से हम आपके लिए एक प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो नयन शब्द है इसमें जो है वो कौन सा संधि होगी, कौन सी संधि होगी, आपको ये कमेंट सेक्शन में टाइप करके जो है वो बताना है। जैसे कि हम सभी वीडियो में एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपका जो है यही प्रश्न है। तो सभी लोग ट्राई अवश्य करें, चाहे गलत बताएं चाहे सही बताएं, क्योंकि ट्राई करने से चीज़ें आपको आती हैं। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 10 की, कि सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द आपको बनाने हैं। सेम क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, अभी हाल ही में जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था BTC DED सेकंड सेमेस्टर का, अगस्त माह में सेम यही प्रश्न आपका इसी टाइप से पूछा गया था उपसर्ग से रिलेटेड। तो थोड़ा सा उपसर्ग को अलग से पढ़ लीजिएगा। तो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे, सम्यक, संकल्प, संताप और संपत्ति। संपत्ति जो है ये सभी आपके हो जाएंगे। बात करते हैं अगला प्रश्न 11, लास्ट हमारा अति लघु है कि शब्द जो है वो किसे कहते हैं, लिखिए। तो वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसी को हम शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति जो है वो वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को जो है हम शब्द कहते हैं, या इनके संयोग से जो है वो शब्द का निर्माण होता है। परिभाषा भी यहाँ पर शब्द की दी है कि निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि मोहन, पुस्तक आदि ये जो है ये सब हमारे शब्द हो जाएंगे। तो यही हमारा जो है वो पूछा था, शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। देखिए एग्जाम्पल लिख देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा नंबर मिलने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। चलिए बात करते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला प्रश्न आपका यानी कि 12 नंबर प्रश्न लघु का है आपका, संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो जहाँ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम की पत्नी सीता, उपर्युक्त वाक्य में राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए इस वाक्य में क्या हो जाएगा, संबंध कारक। यहाँ पर आपका वाक्य केवल और कितना इतना ही लिखा है, राम की पत्नी सीता। तो आप इस वाक्य में देखेंगे जो वाक्य है उसमें राम की पत्नी सीता से राम का संबंध है, इसलिए इस वाक्य में क्या होगा, संबंध कारक। तो इसी टाइप से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। अगला प्रश्न 13 देखते हैं कि भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण में पहला हो जाएगा, यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होगा तो बालकों का उच्चारण भी अशुद्ध होगा, क्योंकि जैसा वो सिखाएगा वैसे ही बच्चे भी सीखेंगे, क्योंकि बालक उनका अनुकरण करते हैं और वे भी अशुद्ध उच्चारण करना
सीखते हैं। दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि पंजाबी, बंगाली आदि के शब्दों के उच्चारण के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा के उच्चारण का भी दोष आता है। तो पंजाबी भाषा में दृश्य करके लिखा जाता है और बंगाली भाषा में ओकारांत करके बोला जाता है। तो अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषा होती हैं उनका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो वो भी एक कारण में जो है वो हमारे आ जाएगा। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 14 की। प्रश्न है आपका कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ हैं, वो आपको बताने हैं। तो पहला लाभ है आपका कक्षा में विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। दूसरा आपका पॉइंट है विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से भी परिचित कराना। तीसरा है आपका विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी सामान्य ज्ञान कराना। चौथा है आपका विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठकर पूर्ण मनोयोग से पठन करने में प्रशिक्षित करना। पांचवा है आपका विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करते समय तीव्र गति से जो मौन पठन करने का है वो भी अभ्यास कराना। छठा आपका है विद्यार्थियों में लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास लाभ होना। और सातवां लास्ट आपका है विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उसकी समीक्षा करने में भी निपुण होने का लाभ। यहाँ पर जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं इनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार डिफरेंट प्रश्नों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ पूछे थे, यदि केवल और केवल वाचन पूछा था तो यहाँ के बहुत से ऐसे पॉइंट है जो आप वाचन में भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप याद करेंगे तो अलग अलग प्रश्नों में इन्हें आप इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न 15 की। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो आप कोई भी शैक्षिक भ्रमण का लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ताजमहल लिखा है उसके बारे में पॉइंट वाइज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को ताजमहल के विषय में जानकारी देना उनकी शिक्षा में अत्यंत लाभप्रद होगा। ताजमहल पर बालकों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाकर उनको शाहजहां और मुमताज के विषय में इतिहास से संबंधित जानकारी भी दी जानी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं प्रश्न में आपका लिखा था उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों को शैक्षिक भ्रमण हेतु जाने वाले स्थलों पर प्रकाश डालिए। तो आपको जो भी स्थल का नाम लिख रहे हैं वहाँ के बारे में जो है ज़्यादा प्रकाश डालना या ज़्यादा जो है वो बताना है। उद्देश्य आपको जो है वो नहीं लिखना है, तो आप जो है वो लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करें तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था, इससे बालकों को शिक्षाप्रद जानकारी भी प्राप्त होगी। यहाँ पर उद्देश्य और स्थल दोनों को जोड़कर जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं वो दिए गए हैं। चौथा है आपका ताजमहल सफ़ेद संगमरमर पत्थर की बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। ये जानकारी बालकों की शिक्षा में कई स्थानों पर उनकी जानकारी में भी आना लाभप्रद ही होगा। कहीं ना कहीं हिस्ट्री से आप जुड़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें भी आपके ज्ञान में वृद्धि होती हैं। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 16 की कि भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से तथ्य हैं। पहला है आपका वातावरण सृजन, छात्रों का ध्यान आकर्षण हेतु समान भाव की कविता का वाचन बच्चों से करवाना या उनसे कविता सुनना। दूसरा है आपका पहले स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ भावानुकूल सरस्वर वाचन करें और फिर क्या हो बच्चे आपको देखें फिर उसके साथ अनुकरण करें और वो जो है वो सीखें। तीसरा है आपको बच्चों द्वारा सरस्वर वाचन करवाना। फिर चौथा है प्रश्नोत्तर कथनों चर्चा द्वारा कविता के केंद्रीय भाव का स्पष्टीकरण। पांचवा है आपका कविता में आए भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य तथा मम स्पर्शी स्थलों की भी पहचान व अनुभूति करना। छठा है आपका समान भाव की कविता छात्रों द्वारा बुलवाना। सातवां है कविता की एक पंक्ति देकर उसे पूरी कराएं, जैसे कि उड़ती जाए पीली पतंग और आगे डैश डैश डैश, वो जो है आप छात्रों से पूरा करवाने को कह सकते हैं। आठवां है कुछ शब्द देकर कविता बनाने को कहें। तो ये सभी आपके पॉइंट हो जाएंगे कविता शिक्षण के समय ध्यान देने वाली जो बातें हैं उसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं 17। एक आपको पत्र लिखना है और शीर्षक है कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पिता को खुशी प्रकट करते हुए
पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको फॉर्मेट जो है वो पता होना चाहिए, किस टाइप से लिखना है, कहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लास्ट में जो है आपको क्या लिखना है। बाकी इसके अंदर का मैटर मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो आप चीज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो इस टाइप से आप चाहें तो इसको बाद में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। अगला और लास्ट हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, दिए गए अपठित अनुच्छेद का अर्थ एवं शीर्षक लिखिए। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार, उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में है इनसे बढ़कर। आगे हमारी कविता, तेरी छवि है अपार झलमल, पर ये है सब लगते धुंधले, तेरी दांतों की स्तुति निहार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी जो कविता लिखी है उसके आधार पर आपको उसको समझना है और एक शीर्षक प्रदान करना है, शीर्षक जो कि उसको एक डिफाइन करता हो। तो यहाँ पर शीर्षक यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग के द्वार से भी बढ़कर एक शिशु माँ के लिए। अब बात करते हैं इसके अर्थ की। अर्थ यहाँ पर दिया है कि कवि ने एक बच्चे को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। वह जब उस माँ की गोद में होता है तब माँ को स्वर्ग का द्वार भी आनंद नहीं देता है। माँ की संसार रूपी बगिया या उपवन में वह बच्चा एक सुंदर गुलाब की तरह है। जब वह उस बच्चे की छवि को निहारती है तब उस माँ को इस बगिया के सहारे फूल फीके लगते हैं। तो ये जो है इसका अर्थ है। और यहाँ पर विशेष भी लिखा है उपमा अलंकार। देखिए तुलना आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, तो उस आधार पर आप कह सकते हैं यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यही जो है आपका इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेट जो है ये कंप्लीट होता है। अगला जो है वो कौन सा सेट जो है वो जो 4th सेमेस्टर का सन 2018 का जो है वो कराया जाए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जो है वो ज़रूर बताइएगा। हिंदी का ये जो सेट हम करा रहे हैं वो भी हम आपके कहने पर ही करा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश वाले वीडियो में जो कमेंट आया था उसकी हिंदी का जो है वो पेपर सॉल्व कराइए, तो उसी के आधार पर हम इसको करा रहे हैं। तो अगला कौन सा होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रश्न पत्र हल आपका आ चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका चतुर्थ सेमेस्टर षष्टम प्रश्न पत्र हिंदी। तो दोस्तों सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वालिटी को और अपग्रेड करते हैं। आपके बच्चे कहते हैं सर एचडी में दिखाया करिए, तो दोस्तों आपके लिए फुल एचडी क्वालिटी आ चुकी है। तो दोस्तों पहला प्रश्न था बहुविकल्पी क्वेश्चन में, जमीन पक गई है काव्य संग्रह। दोस्तों किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों ये आपका काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह का। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने बताया था। तो दोस्तों कोई भी पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना। तो पहला का दोस्तों आपका आंसर है केदारनाथ सिंह, लेकिन दोस्तों आज का पेपर काफी अच्छा आया था, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी में पहला क्वेश्चन का +1 आप करेंगे। दूसरा प्रश्न था दोस्तों आपका देवेंद्र संधि शब्द में संधि है। तो दोस्तों पूछा गया कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका गुण संधि, ठीक है। जिन बच्चों ने इसको टिक किया होगा तो उसको 1 नंबर और मिल जाएगा, +1 करेंगे आप। फिर दोस्तों आज का देखिए दोस्तों एक और बता दें, इस संधि को बनाने का नियम दोस्तों क्या रहा? A + E = A, ठीक है ना दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा रहा, तुम अपने कार्य में सफल रहो, वाक्य किस प्रकार का है? दोस्तों ये आपको बताना था। तो दोस्तों ये आपका एक इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है ना। कौन सा वाक्य? आपका इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट यहाँ करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों इच्छावाचक वाक्य। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। देखिए इसके लिए भी आप अपने आप को पहले प्लस का 1 दीजिएगा, 3 नंबर हो चुके हैं आपके। चौथा प्रश्न था आपका दोस्तों स्वच्छ शब्द का अर्थ आपको बताना है। देखिए स्वच्छ का मतलब साफ है, सीधे है कि साफ सुथरा ही होगा, छाती कंधा सुंदर अर्थ होगा नहीं, ठीक है ना। स्वच्छ शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका साफ सुथरा, स्वच्छता अभियान ये सब होगा, और क्या, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन 4 नंबर आपके बन चुके हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों आपका रहा सुंदरता शब्द में संज्ञा। दोस्तों ये बता रहा कौन सा संज्ञा? दोस्तों इसमें आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था आपके पेपर की दृष्टि से। तो दोस्तों पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले 5 में से 5 नंबर लाए वो कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के भी लिए भी आपको +1 अपने आप को देना है। तो दोस्तों पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 6 नंबर था, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी काफी बार हमने आपको बताया था। देखिए काफी कुछ
जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी पढ़ाए हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अभी तक आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे 7वां प्रश्न हमारा, श्लेष अलंकार की आपको परिभाषा लिखनी थी। तो दोस्तों देखिए, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई शब्द एक ही बार आता है, ठीक है ना, उसके अर्थ कई निकलते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे, रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे 3 बार पानी आ रहा है, यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ भी पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी पानी आ रहा है। तो दोस्तों 3 बार पानी आ रहा है, लेकिन देखिए जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है, मतलब हर जगह इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। जैसे दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते थे, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पहला दोस्तों, पानी का पहला अर्थ आपका था मनुष्य के संदर्भ में, जबकि इसका मतलब विनम्रता से। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। दोस्तों दूसरा पानी का अर्थ यहाँ पर था आभा, तेज या चमक से। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। और दोस्तों इसी में तीसरा पानी का अर्थ था आपका जल से, जिसे आटे चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसके आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी या विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य हाश होता है। अतः उदाहरण श्लेष अलंकार का है। तो दोस्तों वैसे इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसकी परिभाषा लिखनी थी, आपको कोई एग्जाम्पल भी नहीं शो करना था। अगर आपने खाली इतना लिख दिया होगा परिभाषा एक लाइन की, तो भी दोस्तों आपके क्वेश्चन के लिए +1 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपके पेपर में क्या आया था, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द आपको बनाने थे। तो दोस्तों प्र से कैसे बना सकते हैं, जैसे आपका प्रसारित हो गया, प्रमाण हो गया, प्रकोप हो गया, प्रभाव हो गया, तो आप क्या भी बना सकते थे। ये आसान था क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आप 1 नंबर आपको देकर जाता। फिर दोस्तों आपका पेपर में 9वां क्वेश्चन क्या आता है, जो पुरुष अभिनय करे। वाक्यांश के लिए दोस्तों आपको एक शब्द लिखना था, तो क्या होगा, जो पुरुष अभिनय करता है उसको क्या बोलते हैं हम, अभिनेता। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, जो बच्चे टीवी मूवी देखते होंगे वो उन बच्चों ने इसको सही किया होगा। अब दोस्तों बात करेंगे 10वां क्वेश्चन, तत्र एक विशाल सरोवर अस्थि का हिंदी में रूपांतरण आपको लिखना है। तो दोस्तों देखिए, तत्र का मतलब होता है वहां एक विशाल सरोवर है। देखिए अस्थि का मतलब होता है दोस्तों इस, ठीक है ना, जो दोस्तों आपका अस्थि है ना वो वर्तमान होने की अवस्था को बताता है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना। तत्र का मतलब होता है वहां एक विशाल सरोवर है। अब दोस्तों आता है 11 नंबर प्रश्न में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप आपको लिखना था। तो दोस्तों हरि का पहले तृतीय विभक्ति में और पहला वचन, मतलब एक वचन में हरिड़ा हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। तो पहले दोस्तों 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए जिन बच्चों ने इसको पढ़कर गए होंगे ठीक से वही बच्चे कर पाए होंगे। देखिए आप देख रहे होंगे यार, इसमें आपका वैसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों बना के लिखने वाला सिर्फ एक क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ श्लेष अलंकार को छोड़ दिया जाए तो। और ऐसा दोस्तों एक ये क्वेश्चन था और दोस्तों प्र उपसर्ग, इन 2 प्रश्नों पर तो लगभग हर एक बच्चे नंबर पाएंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन में डाउट्स में रहेंगे। तो दोस्तों पहले 11 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके 11 में कितने नंबर बन रहे हैं। देखिए दोस्तों उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो कबीरदास का दोस्तों जो जीवन परिचय पूछा गया था ये हमने आपको बता रखा है। अगर आपने हमारी लघु उत्तरीय की वीडियो देखी होगी, कारक किसे कहते हैं दोस्तों इसकी वीडियो बना रखी है। जीवनी एवं आत्मकथा के मूलभूत अंतर लिखिए, ये भी आसान क्वेश्चन था। तो दोस्तों देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन तो आप लोग फ्री के ला सकते हैं। अगर आपको ऊपर खराब होगा तो 6 नंबर के क्वेश्चन अच्छे थे। कहानी शिक्षण को उपयोगिता पर प्रकार डाली 2 नंबर, एक और फ्री, मतलब 8 नंबर हो गया। और दोस्तों अपनी पाठ्य पुस्तक के 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखना था। देखिए किसी भी बच्चे को कोई भी अगर श्लोक याद होती है आज तक जो भी पढ़ रखा हो, अगर आप उसको लिख देते दोस्तों काफी अच्छा रहता। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का फ्री में, लेकिन काफी बच्चे हो सकता है श्लोक पढ़ के ना गए हो, लेकिन जिन बच्चे ने पहले से याद होगा बचपन से कभी भी, वो बच्चे इसको जरूर करके आएंगे। तो दोस्तों 6 2 8 2 10 नंबर, तो 10 नंबर दोस्तों आप यहाँ से प्राप्त कर सकते थे अगर आप कुछ भी पढ़कर नहीं गए थे। कुछ ना कुछ अगर इसमें लिख के आएंगे तो 10 में से दोस्तों एग्जामिनर खराब से खराब हालत में आपको 7 नंबर तो देगा ही देगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या था आपका, आइए देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में आपको अर्थ लिखना था। पहला दोस्तों आपका था मच्छिका, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका मक्खी, ठीक है दोस्तों। फिर अगला था आपका बहवा, मतलब इसका मतलब होता है हिंदी में अर्थ बड़ी संख्या में। दोस्तों देखिए तीसरा जो यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा था, तो दोस्तों ये कुछ माँ के टाइप पे लग रहा, तो माँ का मतलब माता जी भी होता है, माँ भी होता है। फिर दोस्तों लास्ट में आपका था तक्रम। देखिए दोस्तों तक्रम इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन जो इस तरह हमारा तक्रम होता है उसका अर्थ होता है आपका दोस्तों दही या छाछ, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ लिखने में मिसप्रिंट हो सकती है बुक्स में,
ठीक है गाइस, तक्रम का अर्थ क्या होता है आपका दही या छाछ। फिर दोस्तों 18वां क्वेश्चन था निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद आपको करना था। तो सबसे पहले दोस्तों मनोरथा का करना था, जिसका हो जाएगा मन प्लस रथ, मतलब ये आपकी विसर्ग संधि थी। ठीक है ना, मनोरथा का आपका संधि विच्छेद हो गया। फिर दूसरा दोस्तों था आपका सज्जना का, तो सत प्लस जन, ये आपकी दोस्तों व्यंजन संधि है। फिर दोस्तों तीसरा क्या था आपका वसंतोत्सव, ठीक है ना, तो इसका क्या होता है हो जाएगा दोस्तों आपका वसंतोत्सव का, देखिए वसंत प्लस उत्सव, यहाँ पर ब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बसंत में, ठीक है ना, यहाँ ब नहीं लिखा था ऐसे ब लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बसंत प्लस उत्सव, बसंतोत्सव का, ठीक है, आपका एक स्वर संधि है। और दोस्तों लास्ट में आपका था मध्वरी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मधु प्लस अरि। तो दोस्तों आपने देख लिया आज के टोटल 18 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अगर आपने हर एक क्वेश्चन को सही करके आए 2 नंबर यहाँ के 2 नंबर यहाँ के, देखिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन आज के पेपर का एक जो पेपर लेवल था वो काफी अच्छा था दोस्तों। ये तो हम देखा जाए तो हमको लगता है मैथ से भी काफी कठिन क्वेश्चन इसमें पूछे गए, मतलब जो बच्चे अगर इसको सही से पढ़ कर गए होंगे तो बहुत ही अच्छा करके आएंगे, क्योंकि देखिए ये 2 नंबर ऐसे थे दोस्तों, अगर आपने इसको थोड़ा होती कि मच्छी का तो आपने अर्थ निकाल लिया होगा, लेकिन दोस्तों बाकी जो 3 थे, एक तो माँ था उसमें दोस्तों उसका सही है तो माँ ही हो जाएगा। तो दोस्तों लेकिन पेपर आज का अच्छा था आपका, इतना भी आसान नहीं था जितना की उम्मीद थी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपका थोड़ी देर में, ठीक है, आपका इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बार चलिए अपने आप नंबर काउंट कर सकते हैं आपके कितने नंबर पेपर में बन रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, अगर आपके पहले 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के सही हैं तो बहुविकल्पिक दोस्तों हर एक क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक पढ़ा हुआ था। तो दोस्तों पहले 5 नंबर में तो आपके कन्फर्म में 5 में से 5 नंबर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होगा आपके अतिलघु प्रश्न में, जैसा पहला क्वेश्चन ये थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये तो बनेगा प्लस का 1। चलिए दोस्तों हम बता दें कौन से क्वेश्चन आप करके आएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन श्लेष अलंकार 2 नंबर हो गया, ठीक है ना, इसमें ज्यादा नहीं लिखना था, खाली इसकी आपको परिभाषा लिखनी थी बस, और कुछ नहीं। प्रोपसर्ग से दोस्तों इसको बना लूंगा आप, 3 नंबर तो यहाँ हो गया। जो पुरुष अभिनय करे दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन था, तो मतलब 4 नंबर तो यहाँ से आपके बन चुके हैं। और दोस्तों ये वाला था, इसमें कुछ ना कुछ अगर आप लिख कर आए तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा। तो काफी बच्चे कहते हैं सर बता दीजिए, कहते हैं मार्किंग होगी। अब दोस्तों हो सकता है 11 नंबर क्वेश्चन आप ना कर पाए हो, लेकिन जिन बच्चों ने किया होगा तो प्लस 1 वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर 17 नंबर आपका था और 18 नंबर था। तो देखिए जाए दोस्तों ओवरऑल हम अगर आपका पेपर देख के कहें तो पेपर आपका ठीक ठाक था, ऐसे था कि आप अच्छा स्कोर कर सकते थे पेपर में। और जिन बच्चों ने दोस्तों अच्छा स्कोर किया तो वो बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2018 बैच के समय नवंबर 2020 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप वर्ष 2020 के चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 स्वराघात इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बोलते समय जब भी हम कभी ध्वनियों पर जोर डाल करके बोलते हैं या फिर किसी ध्वनि को कम जोर डाल करके बोलते हैं तो इसी को स्वराघात बोलते हैं। और आरोह अवरोह यानी कि ध्वनि को बोलते समय कब आप अपनी ध्वनि तेज निकाल रहे हैं और कब ध्वनि को कम तेजी से निकाल रहे हैं, यानी कि कब जोर दे रहे हैं और कब जोर नहीं दे रहे हैं किसी ध्वनि पर, उसी को स्वराघात बोला जाता है। दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 स्वराघात सही उत्तर होगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। लय बोला जाता है, जैसे मान लीजिए 2 अक्षर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो पहले और दूसरे अक्षर के बीच में लिए गए समय और इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे अक्षर के उच्चारण में लिए गए समय अगर समान हो जाते हैं तो बोला जाता है कि आप लय में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब 2 ध्वनियों के बीच लिया गया समय समान होता है तो उसको लय बोला जाता है। तीसरा दिया गया था गति, यानी कि धारा प्रवाह तरीके से बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रुकावट के ध्वनियों के उच्चारण को गति बोला जाता है। और विराम, जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है या फिर 2 ध्वनियों के बीच थोड़ा सा रुकाव या फिर रुकावट होता है या फिर रुकने की जरूरत पड़ती है तो उसको विराम बोला जाता है। प्रश्न में आपसे आरोह अवरोह की चर्चा की गई थी, यानी कि स्वराघात की बात कही जा रही है। दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 स्वराघात सही उत्तर होगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। सबसे पहले तो अनुस्वार को समझ लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गंगा, चंचल, झंडा, गंदा और कंपन, इन सभी के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है इसी को अनुस्वार बोला जाता है।
और प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे नीचे वाले में आप देखेंगे कंपन लिखा हुआ है, ठीक है। क के ऊपर जो बिंदी दिया गया वो अनुस्वार हो गया और अनुस्वार के बाद प वर्ग का व्यंजन आया हुआ है। प वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है जिसे पंचमाक्षर बोलते हैं, जैसे पढ़िए प वर्ग प फ ब भ म, अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, म आ रहा है, ठीक है। तो अगर अनुस्वार के बाद प वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण हम लोग म के रूप में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कंपन का देखेंगे तो क और फिर आधा म में कन्वर्ट होकर के फिर पन हो जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर गंदा देखेंगे तो द किस वर्ग का व्यंजन है, त थ द ध न, आप देखेंगे त वर्ग का, ठीक है। और त वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है वह न होता है, तो गंदा में आप देखेंगे आधा न हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप झंडा में देखेंगे तो ड किस वर्ग का व्यंजन है, तो आप देखेंगे ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। तो ट वर्ग की वजह से होने की वजह से ये अनुस्वार के बाद से अड़ा का आधा अड़ा आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे चंचल, ठीक है। तो च वर्ग का आने की वजह से इसमें य पंचमाक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा जो अनुस्वार है। और गंगा में आप देखेंगे अनुस्वार के बाद ग जो कि क वर्ग का व्यंजन है, इसकी वजह से इसका पंचमाक्षर अंग में कन्वर्ट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न में आपसे अनुस्वार के बाद प वर्ण के व्यंजन की बात की गई थी जो कि कन्वर्ट किस में हो रहा है, म में, ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 म इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, आवारा मसीहा के लेखक हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, काव्य की आत्मा है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। कविराज विश्वनाथ जी के अनुसार काव्य की परिभाषा इन्होंने दी है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, क्योंकि काव्य की आत्मा रस को माना गया है। प्रश्न में आपसे काव्य की आत्मा के बारे में पूछा गया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन नंबर 1 रस सही उत्तर है। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था, अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण बताइए। पहला प्रमुख कारण है कि ध्वनियों के उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान न होना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सभी वर्ण के वर्गों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है और अगर सही से इसका ज्ञान ना हो तो उच्चारण में दोष उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है कि क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि हरियाणा वाला कोई बंदा या फिर बिहार वाला कोई बंदा अगर दोनों हिंदी बोलेंगे तो दोनों में आप देखेंगे बहुत अंतर है, क्योंकि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रभाव हिंदी पर दिखेगा, या फिर संस्कृत बोलेंगे तो उस पर दिखेगा। तो क्षेत्रीयता का भी प्रभाव होता है, जिसकी वजह से संस्कृत के उच्चारण में दोष उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अगर मुख के विभिन्न अवयव जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, अगर उनमें कोई दोष है, शारीरिक दोष है, तो भी उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपसे सिर्फ 2 कारण पूछा गया था, इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न पूछा गया था, नीति का कोई श्लोक लिखिए। आप कोई भी नीति का श्लोक लिख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। 8वां प्रश्न पूछा गया था, कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। देखिए कहानी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला घटना प्रधान कहानियां, इसमें किसी घटना का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया जाता है। दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक कहानियां, किसी के मन पर किसी दूसरे चरित्र की छाप छोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक कहानियों का निर्माण किया जाता है। और तीसरा होता है चरित्र प्रधान कहानियां, किसी चरित्र जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभावशाली है, बच्चों में उनके गुणों को डालने के लिए इस प्रकार की कहानियों को लिखा जाता है ताकि बच्चे उससे प्रभावित होकर के और उन्हीं के चरित्र को अपनाने के लिए प्रेरित हो। तो कहानियों के प्रकार में मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला घटना प्रधान कहानियां, दूसरा मनोवैज्ञानिक कहानियां और तीसरा चरित्र प्रधान कहानियां। 9वां प्रश्न पूछा गया था, 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो अक्षर जो वर्ण होता है वह क और मूर्धा श से बना होता है, ठीक है। तो क और मूर्धा श मिलकर के अक्षर वर्ण बनते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य में बहुत सी विधाएं हैं, जैसे कि निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा और नाटक। इनमें से कोई भी आप 2 विधा लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया था, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। स्वर्ण का पर्यायवाची सोना और कनक होता है। आप सोना और कनक लिख सकते हैं स्वर्ण के पर्यायवाची में।
अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताइए। जीवनी जो होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा स्वयं लेखक लिखता है। ठीक है। दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं, जब किसी विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं, और आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है। जीवनी वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि आत्मकथा आत्मनिष्ठ या आत्मिक होती है। जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट होता है। आत्मकथा में लेखक अपने आंतरिक जीवन को बाहर लोगों के सामने प्रकट करता है। जीवनी लेखन की शैली वर्णनात्मक होती है, जबकि आत्मकथा लेखन की शैली अभिव्यंजनात्मक होती है। जीवनी में विवरण तथा तथ्य की झलक होती है और आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग शब्दारंभ में जुड़ता है, यानी कि किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय शब्दांत में जुड़ता है, यानी कि किसी मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण, प्र धन चार, चार मूल शब्द है जिसमें हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रचार बन जा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रत्यय होता है उसके जुड़ने पर मूल अर्थ में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसी के इर्द गिर्द रहता है। जैसे कि आप देखेंगे इतिहास में अगर हम लोग एक प्रत्यय जोड़ दें तो ऐतिहासिक बन जाता है। इतिहास और ऐतिहासिक लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर आप उपसर्ग और प्रत्यय में लिख सकते हैं। बात करेंगे 14वें प्रश्न की, मौन वाचन किसे कहते हैं। तो लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्व तरीके से पढ़ने और पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। और मौन वाचन भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला गहन या फिर गंभीर वाचन, दूसरा दूरत वाचन। ये कुछ आप परिभाषा लिख सकते हैं। बात करेंगे 15वें प्रश्न की, अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी अनुच्छेद का शीर्षक चयन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, शीर्षक जो होगा वह संक्षिप्त, सारगर्भित एवं विषयानुसार चयनित किया जाना चाहिए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं ले सकते, और जो विषय से मिलता जुलता है, यानी कि जो पूरे थीम को कवर करता है, उसी प्रकार का आप शीर्षक चुनेंगे। अधिकांश केसेस में देखा गया है कि अनुच्छेद के प्रारंभ में या फिर अंतिम भाग में ही शीर्षक निहित होता है, तो आपको अनुच्छेद का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है। अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय जब तक आपको पूरे अनुच्छेद का थीम समझ में ना आ जाए, उसको कई बार आपको पढ़ना चाहिए, और छोटे छोटे शीर्षक ही चयन करने चाहिए, बहुत लंबे शीर्षक ना चयन करें। और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय। बात करेंगे 16वें प्रश्न की, कविता शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में लिखिए। स्क्रीन पर आप कविता शिक्षण के उद्देश्य देख पा रहे हैं। विद्यार्थियों में पद्य के प्रति रुचि एवं उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से कविता पाठ सुनने के लिए योग्य बनाना, विद्यार्थियों में कल्पना एवं बोध शक्ति का विकास करना, काव्य में रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, और विद्यार्थियों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना। ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं कविता के पाठन के। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, विशेष्य किसे कहते हैं, सोदाहरण बताइए। देखिए, वो शब्द जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और वही संज्ञा या फिर सर्वनाम जिसकी विशेषता विशेषण द्वारा बताया जाता है उसको विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण समझिए, अगर मैं ये बोलूं कि आसमान नीला है, तो यहाँ पर नीला क्या कर रहा है, वो आसमान की विशेषता बता रहा है कि आसमान नीला है। आसमान यहाँ पे क्या हो गया, स्काई क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है नीला, ब्लू कलर। ठीक है, तो नीला जो है वह विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता नीला बता रहा है यानी आसमान, वो विशेष्य हो गया। ठीक है, यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर आसमान नीला है वाले कंडीशन में आसमान विशेष्य होगा। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पत्ते टूट करके पेड़ से अलग हो रहे हैं, यानी कि कारक चिन्ह से अलग होने की स्थिति, यानी कि पंचमी विभक्ति आपादान यूज होगा। अब देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ का पंचमी विभक्ति यूज किया जाएगा। पेड़ को संस्कृत में वृक्ष बोलते हैं, और पेड़ से पत्ते अलग होने की स्थिति यानी आपादान पंचमी विभक्ति वृक्ष का वृक्षात होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे,
और यहाँ पर पेड़ से बहुत सारे पत्ते की बात हो रही है, पत्ते गिरते हैं यानी कि बहुवचन की बात हो रही है। प्रथमा विभक्ति में पत्ते का बहुवचन पत्राणी होता है, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा वृक्षात पत्राणी, पत्ते गिरते हैं, गिरने को संस्कृत में पत धातु कहते हैं, ठीक है। और पत धातु का विभक्ति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वर्तमान काल की बात हो रही है यानी लट लकार। और लट लकार में बहुत सारे पत्ते यानी कि पतंती यूज किया करना पड़ेगा, आप देख पा रहे होंगे बहुवचन में पतंती, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसी में दूसरा पूछा गया था राम घर जाता है, ये भी लट लकार यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। राम जो कि एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो राम का हो जाएगा रामः, घर का होता है गृहम, और गच्छ धातु का मतलब होता है जाना, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान होने की वजह से गच्छति यूज किया जाएगा, तो हो जाएगा आपका पूरा सेंटेंस रामः गृहम गच्छति। दोस्तों यहाँ पर आपका हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर 2020 का पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही इसी वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। आज हम देखेंगे हमारा सष्टम प्रश्न पत्र हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न पूछा गया था कि मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता जो है वो कौन है। 4 नाम थे, सोहन लाल द्विवेदी, मैथिली गुप्त, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी या हरिवंश राय बच्चन। आंसर की बात करें तो तीसरा वाला द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रचनाएं ऐसी पूछते हैं जिसका मतलब कोई सर पैर ही नहीं, अरे जो चर्चित रचनाएं हैं वो पूछनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य या अशुद्ध शब्द इसमें से आपको छांटना है। अहिल्या, पूजनीय, प्रथम या कवयत्री। तो इन चारों ऑप्शन में से जो चौथा वाला लिखा है कवयत्री, ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि कवयत्री ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैंने हजारों बार बताया है कि ये फेवरेट है एग्जामिनर का, बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अगर आप इस प्रश्न को गलत करके आए हैं, क्योंकि ये आज इस पेपर में देख रहे हैं, आगे भी पेपर में देखने को मिलता रहेगा। इस टाइप से कवयत्री लिखा जाता है। कवि जो है उसका स्त्रीलिंग रूप होता है कवयत्री। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा है, और वहां पर अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। तीसरा कह रहा है वाक्य का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। सार्थकता, निपुणता, क्रमबद्धता या फिर योग्यता। तो सबसे पहले सार्थकता होना जरूरी है। वाक्य के जो सभी शब्द होते हैं, कोई एक वाक्य लिखा उसमें अलग अलग शब्द होते हैं, वो सार्थक होने चाहिए। तो पहला तो आपका गुण होता है, ठीक है। निपुणता आपका किसी भी प्रकार के शब्द के या जो वाक्य है उसमें आप नहीं देखते हैं अगर गुण की बात करें, तो ये वाला आपका ऑप्शन निपुणता जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्रमबद्धता को समझिए कि गुण कैसे है। क्रमबद्धता क्या होता है, जैसे कोई वाक्य लिखा है उसमें एक शब्द यहाँ लिखा है दूसरा यहाँ है, तो इनका क्रम भी तो जरूरी है। अगर आगे पीछे कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और योग्यता क्या होता है, योग्यता होता है कि कोई भी वाक्य लिखा होता है उसके सार्थक के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो आपका योग्यता भी वाक्य का गुण आप कहेंगे होता है, पर आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया, इसलिए निपुणता आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि मेरा नाम मोहन है, इसका सही संस्कृत क्या होगा। और ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मम नामः मोहना अस्ति। अहम तो बिल्कुल नहीं होगा, मया मम आप में मया काट देंगे, मम वाला आप देख सकते हैं, तो मम में यहाँ पर हलन नहीं लगा है, नामा में जो है आपका विसर्ग नहीं लगा है, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्प है किसी लिखावट के पीछे या फिर बाद में क्या लिखा है, आगे कटा हुआ है, लिखा यहाँ पर होगा कि किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखा जो है वो क्या कहलाता है। तो आपका इन 4 ऑप्शन में अनुलेख जो है वो बिल्कुल सही होगा। अनुलेख में क्या होता है, सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। और अनुलेख का अर्थ भी होता है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका को जो पहली पंक्ति होती है उसमें मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं, और उनके नीचे की जो पंक्तियां होती है वो खाली रहती हैं सारी। ये मैंने अलग अलग आपको जो कल फर्स्ट रिविजन कराया था मैराथन, उसमें सब बताया था। इसीलिए इमला तो आप सभी बचपन से जानते हैं, श्रुत लेख होता है मतलब सुना हुआ लेख। इसमें क्या होता है कि आपकी जो छात्र होते हैं वो कथन को सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखते रहते हैं। इसमें सुंदर लिखावट का कोई खास महत्व नहीं होता है, और जो सुलेख होता है वो सुंदर लेख, सुलेख मतलब सुंदर लेख उसमें होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका ऑप्शन अनुलेख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं चलिए अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।
आपके इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो 1 लाइक तो आप सभी का बनता ही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का छठा प्रश्न, वर्तनी अशुद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। तो इसमें आप जो पॉइंट है थ्योरी बेस्ड लिख सकते हैं, भाषा संबंधी, अशुद्धि, समाज संबंधी, संधि संबंधी, इस टाइप से। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मैंने कल आपको बताए थे सभी कि अर्थ के आधार पर पूछे तो आप कहिएगा वो 8 होते हैं, जो पूरे नाम मैंने गिनाए थे। पर यहाँ पर रचना के आधार पर पूछे हैं तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है सरल वाक्य, इसी को साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा आपका होता है संयुक्त वाक्य, इसी को हम इंग्लिश में भी मैं अभी नाम बता देता हूँ। तीसरा होता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जो आपका सरल वाक्य है इसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, संयुक्त को कंपाउंड सेंटेंस और मिश्रित को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो रचना के आधार पर वाक्य के ये भेद होते हैं। अति लघु में आया था तो इनके अंदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नाम ही आपके काफी थे। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य आप लिख सकते हैं, पतंती शब्द का संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत ही बढ़िया। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहां पर प्रश्न कैसे आया था कि आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसका संस्कृत में अनुवाद बताओ। तो प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा वृक्षात पत्राणि पतंती, तो आप यहाँ पर उसी से ही वाक्य बना सकते थे। क्या? वृक्षात पत्राणि पतंती, ये आपका सेंटेंस बन जाता। अगला है विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा के 2 वाक्य लिखिए। एक तो आप वही बोलते हैं बार बार कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, यानी कि विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता यानी कि सज्जनता आती है। और ये वाला एक वाक्य हो जाता। एक आप वाक्य लिख सकते हैं, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्याहीना विद्या विहीना पशु। तो वो वाला भी आप लिख सकते थे। बाकी इसमें कोई भी आप लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कोई श्लोक से कोई लाइन लिख रहे हैं तो उस लाइन ही को लिखिए, पूरा श्लोक मत लिख लीजिए, क्योंकि श्लोक में जो लाइन होती है वो अपना कंप्लीट अर्थ देती है, वाक्य होती है। 11 नंबर है यमक अलंकार की परिभाषा। तो जब एक शब्द बार बार या 2 बार प्रयोग होता है, दोनों बार अर्थ उसके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। तो इसमें कनक जो है एक का सोना, एक कनक का धतूरा, इस टाइप से आप लिख सकते थे। एक कनक का सोना, एक कनक का धतूरा या भांग। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। कबीरदास रचित सामाजिक कुरीति संबंधी एक दोहा लिखकर उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी के तो बहुत ही अच्छे अच्छे और फेमस फेमस दोहे हैं। जैसे एक आपका है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। इसका क्या अर्थ होता है कि कबीरदास जी अगर कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये आप एक लिख सकते थे। और आप कौन सा लिख सकते थे? लिखना यहाँ पर एक ही है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बहुत चर्चित है। एक आपका है जो हर व्यक्ति ने सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, और ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। और मैं आपको बताऊं इनका चर्चित, तो आपने ये भी जरूर सुना होगा क्या कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो इसमें क्या कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में ही लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान ही नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि आपसे बुरा कोई नहीं है। और इनके चर्चित बहुत से हैं कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। यानी कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत इनके अच्छे अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न, पद्य शिक्षण के उद्देश्य थ्योरी बेस्ड लिख सकते हैं। 14 है नाटक तथा संवाद शिक्षण की विधियां, ये भी थ्योरी बेस्ड है। 15 प्रश्न आपका भावार्थ पूछा गया है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम, यानी कि जिन लोगों के पास ना तो विद्या है और ना ही तप है और ना ही दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, और न
ज्ञान है, ना शील है, और ना ही गुण है, और ना ही धर्म है। यानी जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना शील है, ना गुण है, और ना धर्म है। ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मतलब कहने का है कि ये लोग या वे लोग इस पृथ्वी पर भार है और मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति यानी कि मृग या जानवर की तरह घूमते रहते हैं, अगर उनके पास ये सब नहीं है। तो ये हिंदी भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना था। चलिए, अच्छा पूछा गया था, कठिन नहीं पूछा गया था। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है हिंदी में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न था, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, एक उदाहरण भी लिखिए। तो आप जानते हैं किस प्रकार चलता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपका होता है, तो के लिए आपका विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी। पूछा है ना कि कौन सी विभक्ति होती है, तो के लिए विभक्ति होती है। ये भी कहा है, एक उदाहरण लिखिए, तो के लिए बनाकर आप लिख दीजिए कि मैं रमेश के लिए चाय बना रहा हूं, तो के लिए आ गया। स्वास्थ्य को नमस्कार करो, और इसमें जो को है वो के लिए के संदर्भ में आता है, पर छुपे रहते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पर इतना कठिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण सीधे सीधे पूछा गया था, वैसे ही लिख दीजिए, मैं दिनेश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं रमेश के लिए काम कर रहा हूँ, इस टाइप से। अगला देखते हैं, संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो नदीसा है, इसका किस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, तो नदी प्लस ईशा, ये आपका संधि विच्छेद होगा, और विसर्ग लगाना ना भूलिएगा। इत्यादि में किस प्रकार से होगा, तो आपका इति प्लस आदि और साथ में विसर्ग अब में लगा हुआ है, ये हो जाएगा। फिर उज्ज्वल, तो आपका उत प्लस ज्वल होता है, क्या होता है, उत प्लस ज्वल और साथ में विसर्ग, तो ज्वलाहा, क्योंकि उज्ज्वलाहा पूछा गया है। चौथा आपका निश्चल पूछा गया, इसको नीचे लिख देते हैं, इसको ऊपर करके यहाँ लिख देते हैं। तो क्या होगा निश्चल का, निहि प्लस चल, और यहाँ पर जो नी है यहाँ पर आप विसर्ग लगाएंगे, निहि प्लस चल, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। और जो लास्ट में निश्चला में लगा हुआ है वो भी हम लगा देते हैं, क्योंकि सब में ही लगेगा। तो इस प्रकार से आपके चारों हो जाएंगे। 18 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कि कोरोना वायरस से सतर्क करते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। मैंने कोरोना वायरस से आपका इंग्लिश में कराया था इससे, तो वहां पर लाइनें मैंने हिंदी में भी समझाई थी, उन्हीं शब्दों वाक्यों का आप यूज करके यहाँ पर एक पत्र लिख सकते थे। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए, अंदर के आप तो वाक्य लिख ही सकते हैं। तो यही था आपका ओवरऑल पेपर। उम्मीद करते हैं पेपर आपका अच्छा नहीं बहुत अच्छा गया होगा। कैसा क्या पेपर गया वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो अपना पेपर है उसको मिला सके। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।